नमस्कार दोस्तों। बिहार के चुनाव प्रचार में मोदी जी को शायद वाणी पर उनकी झूठा तोता बैठ गया है। ये जो नारा लगाते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने लाल किला किराए पर दे दिया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इन्होंने 200 टन सोना 2014 से 2015 के बीच में बेच दिया। 2 साल तक इन्होंने उसकी खबर नहीं दी, आरटीआई से भी उसकी सूचना नहीं मिली। वो कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा। आरबीआई की बैलेंस शीट में क्लियर कट 200 टन सोना मिसिंग आता रहा। फिर देश में चर्चा चली कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। खुद ही न्यूज़ प्लेस कराते हैं जो काम करना होता, जिससे रेजिस्टेंस का पता चल जाए, और फिर महादेशभक्त बन के संबोधित करते हैं देश को कि वो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा तो रेल से बड़ा वास्ता है। इसका अभिप्राय उनका होता कि उन्होंने बड़नगर के उस रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी जो उस समय इनके बना भी नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पता चलता है कि रेलवे का तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब बिहार में दरभंगा की रैली में कह रहे हैं लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। पहले रेल मांगते थे, अब सुंदर रेलवे स्टेशन मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रेलवे का सुंदरीकरण होगा। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अरे रेलवे तो बेच रहे हो भैया, सुंदरीकरण कहां से होगा? तुम तो भारत सरकार के, भारत की जनता के पैसे से बने हुए रेल को बेच रहे हो। सौंदर्यीकरण क्या होगा? सरकारी धन से, जनता के धन से रेल बना के सेठों को बेच रहे हो, और जनता से कह रहे हो कि तुम्हारे रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण होगा। मुझे लगता है कि आपको राष्ट्र को मोदी जी के झूठ बोलने का कोई इलाज कराना चाहिए। बिहार की जनता रोजगार मांग रही है, तो उससे कह रहे हैं मां जानकी का भाग दे दिया हमने, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इससे रोजगार की समस्या हल हो रही। अयोध्या के राम मंदिर से बिहार की बेरोजगारी का, बिहार की भुखमरी का, बिहार के किसानों की बर्बादी का, जो 2006 से उन्हें एमएसपी नहीं मिल रहा, उसका क्या हल निकल रहा है? फिर आपने एक तीसरी बात कर दी कि प्रधानमंत्री आयुष योजना चल रही है, जिसमें 10 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज किया जाएगा 5 लाख की सीमा तक का। बजट रखा आपने 5,000 करोड़, घोषणा करी 5,000 करोड़ की। आप देंगे 3,000 करोड़ साल का, 2,000 करोड़ वो राज्य देगा जो वो उसे लागू करना चाहेगा। अब 50 करोड़ लोगों को एक साल में 5,000 करोड़ के बजट में से 5 लाख प्रति का इलाज कैसे संभव है? जरा जोड़ के बताइए। फिर दूसरी बात, आपने उसकी अहर्ताएं कितनी मजेदार रखी। जिस पर कच्चा घर होगा उसका इलाज होगा, जिस पर वकील है उसका इलाज नहीं होगा, जिस पर फोन है उसका इलाज नहीं होगा।
वो क्राइटेरिया की इतनी लंबी लिस्ट लगी है, उसमें कौन आएगा उसके अंतर्गत, उसका प्रमाण मैं देता हूं। वो योजना जो 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के नाम से चलाई थी, उसका नाम बदलकर आपने अब आयुष्मान भारत योजना कर दिया, जिसमें आप 8 करोड़ ग्रामीण, 2 करोड़ शहरी गरीबों के इलाज करने का दावा कर रहे थे एक साल में। उसमें सितंबर 2018 से सितंबर 2019 तक कुल 47 लाख लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। एक 137 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ के मुफ्त इलाज 5 लाख तक का उसकी घोषणा, और उसमें केवल 47 लाख लोगों को उसका लाभ मिलना। आपके सच और झूठ में कोई तालमेल तो देख लिया करो। आपकी तो रिपोर्ट आई हुई है, आप ही की सरकार ने दी है रिपोर्ट। फिर आप की पार्टी कह रही 19 लाख रोजगार देगी, और आप ही की पार्टी ये पूछ रही है सवाल कि ये तेजस्वी यादव कैसे दे देगा 10 लाख नौकरियां। इस बात में कोई तालमेल है? आरजेडी के, कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं ने बताया कि कैसे देंगे वो नौकरी। इसके बावजूद भी आज तुम्हारे नीतीश कुमार जी ने, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी ने एक नया जुमला छेड़ दिया। अभी वो स्पीच दे रहे हैं बिहार में कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से, और भाषण में क्या कह रहे हैं? भाषण में ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई इसमें रुकावट होने का सवाल ही नहीं है, अर्थात रुकावट तो केंद्र की तरफ से है। तो अब तो डबल इंजन की सरकार है। ये भी नीतीश कुमार जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं कहते, और आप भी क्यों नहीं घोषणा करते कि जिस जाति की जितनी आबादी होगी उसके अनुपात में जो नीतीश कुमार जी मांग कर रहे हैं उसे केंद्र पूरी करेगा, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और वहां नीतीश कुमार जी की सरकार है। और मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने ये पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया? बिहार के गरीब लोगों को अनेक जातियों में बांटकर वोट बटोरने के लिए अब उनसे कह रहे हो कि तुम्हारी जाति की जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से तुम्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो देते ना 5 साल से, क्यों नहीं दिया 5 साल से? परेशानी क्या थी? आपको पता तो चले कि आप आरक्षण के विरोधी हो, आरक्षण के समर्थक हो, आप SC ST के विरोधी हो, SC ST के समर्थक हो। वहां नीतीश कुमार जातीय संघर्ष को की झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। फिर अब आरजेडी के काल में जंगल राज था, नीतीश कुमार जी के काल में, आपके केंद्रीय शासन के काल में मुजफ्फरपुर की शर्मनाक घटना, बालिका संरक्षण गृह में 35 लड़कियों के साथ लगातार बलात्कार होता रहा, जिनमें से 9 लड़कियां प्रेग्नेंट भी हो गई। वो राजद का काल था। अभी 2 दिन पूर्व भी मुंगेर में क्या हुआ? डबल इंजन की भारतीय संस्कृति वालों की सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की समर्थित सरकार, और दुर्गा पूजा करने के समय जो हिंदू दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे थे उन पर पुलिस का धुआंधार लाठीचार्ज और ऊपर से फिर गोली चालन। और ऊपर से कह रहे हैं कि वो भीड़ में से किसी ने गोली चलाई। शर्म नहीं आती?
तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादियों की सरकार में हिंदुओं के ऊपर ही दुर्गा के पूजा करने वाले, मूर्ति विसर्जन करने वाले हिंदुओं पर ही गोली चल रही है। वाह! कि बेटा के चक्कर ने 7 बेटी पैदा किया राबड़ी जी ने। ऐसे अभद्र व्यवहार नीतीश जी बोले हैं, देश की महिला कभी नहीं बख्शेगी। यह प्रचार करने आया, उनको तो योगी जी के शर्म लगना चाहिए। शर्म नहीं तो योगी जी को डूब मारना चाहिए। नीतीश जी के नाक के ऊपर से दारू, नाक के नीचे से दारू, उनके आगे से दारू, उनके पीछे से दारू। खोले के कल कर खनमा, खोल दर को दारू खनमा, बाबू सुनाना भैया सुनाना, इस सुशासन के शासन में दावन कर्मी सरकार, बाबू सुना। अब जब तुम्हारे सारे मुद्दे रोजगार के सामने बिहार में फेल होते दिखाई दे रहे हैं, तब आपने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। कश्मीर में 12 लोग मर गए, बीजेपी के 12 नेता मर गए। पीडीपी वाला और स्वतंत्र पत्रकार कह रहा कि नहीं, बीजेपी वाले नहीं है, वो तो सामान्य लोग थे, कार्यकर्ता थे, नेता नहीं है वो। चलो, इससे पहले जो 3 एक ही परिवार के पिता पुत्र भी मरे थे, उन 3 के मरने में बीजेपी जम्मू कश्मीर में उनके मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार नहीं करवा सकी। और आज तुम नोटिफिकेशन निकाल के ये कह रहे हो कि जाओ हिंदुओं या जाओ बचे हुए भारत के लोगों, तुम जाओ मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीद लो, जमीन खरीद लो। पिछले 1 साल के अंदर जितने लोग आतंकवादियों की, दहशतगर्दियों की या गोली चालन का जो शिकार हुए, जिन्हें आप बीजेपी के नेता बता रहे हो, उनके अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान में तो जगह दिलवा दो उन्हें। बाकी भारत को तो आज नोटिफिकेशन निकाल ही दिया है आपने, भारत वाले लोग जाके वहां प्लॉट खरीद लेंगे। बहुत अच्छी बात है, सारे भारतीयों को सारे भारत में जमीन खरीदने का अधिकार होना चाहिए। और हिमाचल वगैरह अन्य और जो 6 या 7 राज्य हैं, उनमें भी ये छूट सब में लागू करवा दो। एक वो भूतपूर्व सेना के जनरल हैं, वो फिर मतलब एक गुंडों को एक डान की तरह से कह रहे हैं कि पब्लिक को इन्हें मैं तो कहूंगा पब्लिक को इन्हें सरेआम जूते मारना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर की ये भाषा और ये संवाद और ये संप्रेषण है समाज को, कि जो लोग तुम्हारा विरोध करें, जो तुम्हारे से सवाल करें, उनके लिए जनता को भड़काओगे, जनता को आदेश दोगे कि जनता जाके सीधे इन लोगों पर जूते मारे। ये भारत की कैबिनेट के मंत्री ये कहेंगे जनता के लिए? तो सीधे तानाशाही घोषित कर दो ना कि तुम्हारे किसी भी सवाल पर कोई सवाल नहीं करेगा, तुम्हारे किसी भी काम पर। क्या है ये? देखिए भाई और बहनों, शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है, और किसान का सहारा उसका खेत होता है। खेत के बिना, किसान के बिना शहर नहीं चल सकता। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये जो 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, जिसका पहले पायलट प्रोजेक्ट बिहार में किया गया था, ये 3 कानून हिंदुस्तान के, बिहार के किसान पर आक्रमण है, आपके खेतों पर आक्रमण है। बिहार में 2006 में मंडी के सिस्टम को नष्ट किया गया था, एमएसपी के सिस्टम को नष्ट किया गया था, और आज गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान समझता है कि उसे अपने माल के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले। बिहार के किसान को अपनी मेहनत के लिए, अपने खून पसीने के लिए सही दाम नहीं मिल सकता। किसानों के बहुत हितैषी हो आप कहते हो किसान सम्मान निधि दी आपने, 8 करोड़ किसानों को लाभ दिया। 8 करोड़ किसानों को लाभ दिया, लेकिन 20 करोड़ जो किसान है, 12 करोड़ का क्या होगा? उनका जो 22,000 करोड़ गन्ने का पेमेंट है वो करवा दो पहले। सम्मान निधि तो भाड़ में गई, लोगों का खुद का जो पैसा माल बेचे हुए 6 महीने हो गए वो तो दिलवाओ प्रधानमंत्री जी। और वो आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र जी तोमर
अरे 1868 और 1888 रुपए क्विंटल तुमने धान की फसल का एमएसपी घोषित किया है। और बाजार में 1100 और 1200 रुपए को किसान धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर दिया उसमें कृषि कानूनों के द्वारा लिमिट हटा दी, कोई कितना भी भरण कर सकता है, भंडारण कर सकता है। भाव एमएसपी तुमने घोषित कर दिया लोगों को दिखाने के लिए, और वो उस पर कोई खरीदार नहीं है। अब कॉर्पोरेट खेती करेंगे। तुमने स्पष्टीकरण दिया है कि नया कानून बनेगा जिसमें एसडीएम के पास जाके 1 महीने के अंदर उसे निपटारा करना होगा। निपटारा 1 महीने में हो या 15 दिन में हो, भारत का गरीब किसान किसी कॉर्पोरेट लायर के सामने एसडीएम के यहां अपनी बात को मनवाने में सफल हो जाएगा। फिर आपने कहा वो नहीं होगा तो फिर डीएम के पास जाएगी, और अगर डीएम के पास भी निपटारा नहीं होगा तो वो केंद्रीय स्तर पे ट्राइब्यूनल में चला जाएगा उसकी। तो क्या किसान जिसकी जोत अब 1 एकड़ तक रह गई है, वो तुम्हारे इन अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स के वकीलों और इनके सामने मुकदमा लड़के एसडीएम से डीएम से, मतलब वो अपने फेवर में डिसीजन आ जाएगा उनके। कृषि के विषय में एक और आपकी अनूठी योजना थी, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना। 2 भागों में बांटकर देखिए। पिछले साल में जो प्राइवेट कंपनी है, जिसमें से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और रिलायंस और महिंद्रा, इन्हें 3,500 करोड़ का फायदा हुआ है, और जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हें 4,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये कैसी कृषि बीमा योजना है? एक फसल का बीमा आपने 2% रखा है, एक का 1.5% रखा, और कमर्शियल क्रॉप का आपने 5% रखा। पर सवाल तो यह है कि आप भुगतान के समय में जितने भी वो भुगतान हुए जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा कृषि बीमा किया गया था, उसमें उन्हें लाभ हुआ 3,500 करोड़, और गवर्नमेंट ने जो बीमा कंपनियां, गवर्नमेंट की बीमा कंपनी ने जो किसानों को बीमा किया, उसमें गवर्नमेंट को बस 4,500 करोड़ रुपए का लॉस। तो क्या है ये? आपने लाल किला गिरवी रख दिया, आपने रेलवे लाइन बेच दी, आईओसी बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, बीईएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, अब रेलवे आप बेच ही रहे हैं। आप कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 200 टन सोना आपने बेच दिया, 10,450 करोड़ रुपए के गोल्ड पेपर बॉन्ड बेच दिया आपने। भारत की जीडीपी 24% जो बिना एमएसएमई सेक्टर की काउंटिंग के गिरी थी, अब वो 39% उसमें गिरावट है। तो किस तरह से आपके देश सुरक्षित हाथों में, देश बड़ा गौरव बढ़ रहा है देश का आपके। आप किसी भी योजना को एक बार विपक्षियों को छोड़िए, विरोधियों को छोड़िए, अरे कहीं से पढ़े लिखे 4 आदमी लेकर, अगर बीजेपी में नहीं है तो किसी यूनिवर्सिटी से बुला लीजिए, प्रोफेशनल हायर कर लीजिए, पता तो करिए कि वास्तव में ये योजना आपकी विफल क्यों हो रही है। पैसे का पैसा लग रहा है और भारत और भारतीयों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा सब बिहार वासियों से अनुरोध है, जागृत हो जाओ। ये व्यक्ति की कृषि योजनाएं, श्रमिक योजनाएं, श्रमिक कानूनों, कृषि कानूनों के द्वारा भारतीय समाज में जो दलित, गरीब, शोषित, श्रमिक, कृषक, बेरोजगार, नौकरी पेशा, सब की रोजी रोटी पर संकट है। जागृत होइए और इनकी सत्ता को बिहार से विदा कर दीजिए। 3,
नवंबर को आने वाले मतदान के दिन आरजेडी, कांग्रेस और साम्यवादी दलों के जो गठबंधन है महागठबंधन, बिहार में उसे वोट दीजिए और नीतीश बाबू को अब 15 साल हो गए, उन्हें आराम करने के लिए सेवानिवृत्ति दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।